रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के 7 बजे हेमलता की बड़ी बहू सुरमई पूजा करके पूरे घर में धूप का धुआं करते हुए भगवान का गुणगान कर रही होती है। हेमलता अपने कमरे में खर्राटे लेते हुए आराम से सो रही होती है। तभी सुरमई धूप लिए हुए उसके कमरे में आती है और गाते हुए कहती है, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। अरे ये कौन सा रेडियो रो रहा है सुबह सुबह? बंद करो इसे। सुप्रभात कह रहे हैं सासू माँ, और ये रेडियो रो नहीं रहा बल्कि हम मतलब गा रहे हैं। इससे पहले कि हेमलता कुछ कहे तभी उसकी तीसरी बहू अलका चाय हाथ में लिए हुए जोर जोर से गाती हुई आती है। दादो दादो दादो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई। हाय दैया, गाना गा रही है ये नर्सरी की राइम। वॉल्यूम कम कर अपना। तातू माँ, मैं तो आपकी सुबह तुरीली चल रही थी। जी सासू माँ, और आप तो जानती है सुबह सुरीली तो शाम सजीली। अरे सुबह शाम मेरे तो चारों पहर में बेसुरे बोल गूंजते रहते हैं। कितनी बार कहा है मैंने, सुबह सुबह घर में रोने मत बैठा करो। सुबह मुझे शांति और सन्नाटा पसंद है। अभी निकलो यहाँ से। दोनों बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब हेमलता नहा धोकर खाना खाने पहुँचती है तभी उसकी पांचों बहुएं टेबल पर खाना लगा रही होती है और उसके आते ही पांचों उसे घूरने लगती है। तभी हेमलता उनसे कहती है, क्या हो गया? ऐसे खड़ी मुझे घूर क्यों रही हो? हेमलता के कहने पर भी पांचों में से कोई उसका जवाब नहीं देता। तभी अचानक से चौथी बहू लतिका अपनी बेहद ही बेसुरी आवाज में गा उठती है, आइए, आपका इंतजार था। हे राम, अरे तुझे झटके लगते हैं क्या? अचानक से गाने लगी। नहीं सासू माँ, वो क्या है ना, लतिका के सुर ऊपर नीचे होते रहते हैं। अरे इसके बेसुरे सुरों के ऊपर नीचे होने के चक्कर में अचानक मेरे दिल की धड़कन जो बढ़ जाती है, उसका क्या? चलो जाने दो, अब छोड़ो भी, इतना क्या गुस्सा करना। गुस्सा क्या? ऐसे फटे ढोल जैसी आवाज सुनकर तो अपना सर दीवार में मारने का मन करता है। हो गया बहू, तो अब खाना भी परोस दे। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावते इश्क है। अरे मुई, सुर में तो दम है नहीं, कम से कम बोल तो सही गाया कर। हाँ सलीना, वो दावत इश्क होता है। अभी सुर तार बोल सबका भाजी पाला कर दिया हो तो मैं खाना खा लूं? खाइए सासू माँ। उन पांचों की बेसुरी आवाज सुनकर हेमलता अपने कान बंद कर परेशान होते हुए कहती है, हाय दैया, अरे 5 बेसुरियों, कान से खून निकलवाओगी क्या? इससे अच्छा तो कौए की काएं होती है। जब आवाज अच्छी नहीं है तो गाना क्यों गाती हो? गाने की भी धज्जियां उड़ाती रहती हो। सासू माँ, भगवान ने आवाज अच्छी नहीं दी तो क्या अब हम अपना गाने का शौक छोड़ दें? शौक भी तो तुम पांचों ने औकात से बाहर और एक जैसे पाल रखे हैं। तेरा गाना रोना एक समान है। ये तोतली अलका तोतली है पर गाना हुरूर है। ये धवनी बहुत गाना गाती है कि रैप समझ ही नहीं आता। ये लतिका, इसके सुर तो इतने ऊपर नीचे होते हैं इंसान के सर में दर्द हो जाए। और ये पांचवी खाली गाने के उल्टे सीधे बोल बोल कर गाने का मतलब ही बदल देती है। और जब पांचों एक साथ अपनी बेसुरी आवाज में किकियाती हो तो लगता है गाना नहीं दुखड़ा सुना रही हो। सासू माँ, आप हमें गाते हुए इतना नोटिस करती हैं, इससे तो पता चलता है कि बाहर से आप चाहे हमें बेसुरी कह ले, लेकिन हम पांचों आपको गाते हुए ही अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ, इतने अच्छे लगते हैं कि मन करता है कि काश मैं बहरी होती तो कम से कम तुम पांचों बेसुरी बहुओं की आवाज तो नहीं सुननी पड़ती। हटो परे, सुबह सुरीली की जगह सड़ीली कर दी है। इतना कहकर हेमलता वहाँ से चली जाती है। सास के ताने सुनना किसी बहू को बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन क्या हो जब बेचारी सास को अपनी 5 बेसुरी बहुओं के गाने सुनने पड़ रहे। ये दर्द तो हेमलता ही समझ सकती थी, क्योंकि जितने कटीले वो ताने अपनी बहुओं को नहीं देती थी, उससे ज्यादा बेसुरे गाने उसकी बहुएं उसे सुनाया करती थी। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे, तभी एक रोज उसकी बहू सुरमई झाड़ू लगाते हुए गा रही होती है, धीमे धीमे लगाओ झाड़ू, धीमे 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 धीमे। क्या बात है दीदी, आप तो टोनी तक का गाना गा लियो। मैं भी गाती हूँ। दोआ वाले बीट पे लानी आटे मीट के, ठंडी ठंडी बियल पिलेंगे दोनों आटे मीट के। तुम दोनों फिर महफिल जमा कर बैठ गई। धीमे धीमे नहीं, हाथ थोड़ा जल्दी चलाओ, बतेरे काम पड़े हैं। वो बोल ही रही होती है तभी सलीना कानों में
हेडफोन लगाए झूमते हुए गाते हुए बाहर आती है। लम्मी लम्मी लम्मी, मैं पापा से भी लम्मी, मैं मम्मी से भी लम्मी, मैं लम्मी लम्मी लम्मी। ओ ठहर जा कि बुर्ज खलीफा होकर मानेगी, क्या लंबी लंबी गा रही है? सासू माँ, वो गाना नहीं है वांटेड मूवी का, सलमान खान का, लम्बी लम्बी, वही गा रही थी। ओहो सेलिना, उसके बोल में लंबी लंबी नहीं, लव मी बेबी लव मी होता है। अच्छा, यानी मैं अब तक गलत गा रही थी। तू तो हमेशा से ही गलत गाती है बहू, इसलिए कहती हूँ छोड़ दे गाना। क्यों गाने के बोल की ऐसी तैसी करती है? हेमलता उसे समझा ही रही थी, तभी अचानक से जोर से किसी के गाने की आवाज आती है और सभी चौंक जाते हैं और आवाज सुनते हुए रसोई की तरफ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहू लतिका बर्तन घिसते हुए कभी धीरे तो कभी तेज के गाना गा रही है। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, बहू को समझती है नौकरानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। अरे ओ नाच पिटी, कौन से झटके लग रहे हैं तेरी आवाज को? या तो धीरे गा ले या तेज, या धीरे तेज क्या कर रही है? मैं तो रियाज कर रही थी सासू माँ, अभी तो सुर बराबर बैठाने पड़ेंगे ना। अरे किस फिसड्डी समारोह में गाने के लिए रियाज कर रही है? चुपचाप बर्तन धो और तुम सब भी बिना आवाज किए काम कर लो, वरना मैं तुम्हें धो दूंगी। तुम बेसुरियों को सुनकर मेरे दिमाग के तार झन्ना गए हैं। इतना कहकर वो अपना सर पकड़े वहाँ से निकल जाती है। समय बीतता है, पांचों बेसुरी बहुएं अपनी सास का गुस्सा देखकर अब उसके सामने रहते हुए गाना गाना बंद कर देती है। एक दिन हेमलता घर में माता का कीर्तन रखवाती है, जिसमें सभी पड़ोसी उनके घर आते हैं। सारी तैयारियां हो जाती है, माता का दरबार सजा होता है। तभी हेमलता के फोन पर खबर आती है कि कीर्तन में जिसे भजन गाने थे वो अचानक बीमार पड़ गया है। ये सुनकर उसका पड़ोसी तिवारी कहता है, क्या हुआ हेमलता जी, भजन कीर्तन शुरू कीजिए। अरे तिवारी जी, कीर्तन करवाने के लिए जिस गायक को बुलाया था वो तो बीमार पड़ गया। अभी इस बुढ़ापे में मुझे तो पूरे भजन भी याद नहीं रहते। सासू माँ, आप निराश क्यों हो रही है? हम बच्चों है ना, हमें सारे भजन अच्छे से आते हैं। ये लीजिए बहन जी, आपकी तो बहुओं ने तो आपकी परेशानी दूर कर दी। परेशानी तो तब होगी जब ये पांचों बेसुरिया गाना गाना शुरू करेंगी। इन पांचों को रोकना होगा, वरना गजब हो जाएगा। वो पांचों को कुछ कहने जाती कि इससे पहले ही तब तक पांचों ढोलक, मंजीरे, कुछ ना कुछ तो ताली चम्मच बजाकर भजन कीर्तन शुरू कर देती है। उन पांचों की बेसुरी आवाज सुनकर सभी पड़ोसी अपने कान बंद कर लेते हैं। तभी एक एक करके सभी पड़ोसी चुपके से दरवाजे से निकलने लगते हैं और तिवारी कहता है, अच्छा बहन जी, चलता हूँ, प्रसाद बाद में लेने आ जाऊंगा। वो क्या है ना, माता रानी ने 2 ही कान दिए हैं, उनसे खून की धारा नहीं बहानी मुझे। जय माता दी। हाय दैया, कैसे फटे ढोल की तरह गाए जा रही हैं पांचों की पांचों। अरे इससे अच्छा तो भिखारी गा लेते हैं। माता रानी क्षमा करना। वैसे एक बात बताओ, इन पांचों बेसुरियों को आपको मेरे ही पल्ले बांधना था क्या? इतना कहकर वो अपना सर पकड़ लेती है और उसकी पांचों बहुएं अपनी ही धुन में कीर्तन में गाने गाती रहती हैं। डायना एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लेकिन सिंपल लड़की थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी सुनैना और पापा डेविड रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन ब्रेकफास्ट करके निकल जाती है और अपने कॉलेज पहुंचती है, जहां सारे लड़के लड़कियां उसे घूर रहे होते हैं और बोलते हैं, वाह यार, क्या आइटम है, कितनी सिंपल और गॉर्जियस लग रही है। अबे हाँ यार, देख कितनी क्यूट लग रही है। हमसे ज्यादा सुंदर लग रही है, जरूर ज्यादा ही मेकअप पोत के आई होगी। हाँ यार, तभी तो सारे लड़के मर रहे हैं इस पर। उन दोनों लड़कियों की ये बात डायना सुन लेती है और कहती है, ओ जस्ट शट अप, ओके। जितना तुम दोनों ने मेकअप लगाया है ना, मैंने उसका पाव भर भी नहीं लगा रखा, समझी तुम? अच्छा, इतना ही दम है तो फेस को टिश्यू पेपर से साफ करके दिखा। चैलेंज एक्सेप्टेड, और तुम्हें भी यही करके दिखाना पड़ेगा। ओके, मंजूर है। ओके भाई, लड़कियों का चैलेंज होने वाला है। अरे भाई, मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा। तभी उन लड़कियों के कहने पर डायना अपने फेस को टिश्यू पेपर से साफ करती है, जिसके बाद टिश्यू पेपर पर सिर्फ और सिर्फ उसके लिपस्टिक के निशान ही दिखाई देते हैं और कुछ भी नहीं। इस सब के बाद डायना उन लड़कियों को उनका मेकअप हटाने को बोलती है
जिस पर वो लड़कियां थोड़ी डर जाती हैं। लेकिन सभी लड़के चिल्ला चिल्ला कर उन्हें फोर्स करते हुए उनसे भी टिश्यू पेपर पर उनका मेकअप उतरवाते हैं, जिसके बाद उन लड़कियों की असली सूरत सभी के सामने आ जाती है। और क्योंकि वो बिना मेकअप के दिखती है और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियाँ उन पर हंसने लगते हैं। देख लिया ना मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे चैलेंज मत करो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा मेकअप खराब हो गया। जाओ जाकर दोबारा मेकअप कर लो, क्योंकि मेरे जैसी नेचुरल ब्यूटी ना तुम्हें रोज रोज टक्कर देगी। डायना इतना कहकर अपनी क्लास में चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन भी डायना अपनी कॉलेज आती है और उसकी हील्स स्लिप हो जाती है, जिसके बाद वो सीढ़ियों पर गिर ही रही होती है कि लवदीप नाम का लड़का लास्ट में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और लवदीप की आंखें उस पर से हटती ही नहीं है, जिस पर वो बोलता है, वाओ, सो सिंपल बट वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अब मेरा हाथ छोड़ोगे या साथ ही ले जाओगे? उप्स, सॉरी। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं? जी, क्योंकि आज ही फर्स्ट डे आया हूँ। ओह ओके, कौन से बैच में हो? बीकॉम के। ओह दैट्स ग्रेट। कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना, मैं भी सेम बैच में हूँ। ओके, आप नाम तो बता दो। माई सेल्फ डायना। नाइस नेम एंड माई नेम इज लवदीप। वक्त बीतता जाता है। कॉलेज के प्रोजेक्ट साथ में बनाते समय दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस वजह से दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन डायना बहुत सारी लाइब्रेरी की बुक्स हाथ में लेकर चल रही होती है, जिसके कारण उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं देती। तभी लवदीप वहाँ आता है और डायना को देखकर उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद दोनों बुक्स रखने लाइब्रेरी जाते हैं और लवदीप बोलता है, एक बात पूछूं तुमसे, तुम इतनी सुंदर नेचुरली हो या मेकअप लगाया है? अरे नहीं पागल, मैं कुछ नहीं लगाती। कभी कभी तो मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाती। रोज के पेटल लगाने से ही मेरे लिप्स पिंक हो जाते हैं। बाय द वे, आज हम बाहर घूमने जा रहे हैं, मेरा बड़ा मन कर रहा है। कुछ देर के बाद दोनों एक सिनेमा हॉल से मूवी देखकर निकलते हैं और फिर दोनों साथ में आइसक्रीम खा ही रहे होते हैं कि डायना लवदीप के नोज पर आइसक्रीम लगा देती है और जोरों से हंसते हुए कहती है, अरे अरे लवदीप, तुम्हारे नोज देखो, एकदम जोकर लग रहे हो। अच्छा जी, और तुम कब लगोगी? अब हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। लवदीप के बच्चे, अभी बताती हूँ तुम्हें। अभी कहाँ हुए मेरे बच्चे, तुम करोगी जब तो होंगे। क्या बोल रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ डायन, सॉरी, मेरा मतलब डायना, आई लव यू सो मच। पहले दिन से ही मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। रियली? आई लव यू टू। ओए पागल, कहाँ खो गए? अपने फ्यूचर के बच्चों के बारे में तो नहीं सोच रहे? इस सब के बाद वो दोनों क्लब जाते हैं, जहाँ दोनों एक साथ मिलकर कपल डांस करते हैं। उसी वक्त लवदीप उसके कानों के पास आकर रोमांटिक तरीके से उसे प्रपोज कर देता है, जिस पर डायना भी हाँ बोल देती है। इतना सब होने के बाद लवदीप उसे रिंग पहनाता है। समय गुजरता जाता है और दोनों अपने पेरेंट्स को अपने रिश्ते के बारे में बताकर उनसे शादी की मंजूरी ले लेते हैं। दोनों घरों में शादी की तैयारियां चलती हैं। दूसरी तरफ डायना के हाथों में लवदीप के नाम की मेहंदी भी लग जाती है। शादी का टाइम जब डायना को उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसे सजाने के लिए आती है, तो वो उससे बोलती है, जी सुनिए, मेरा बहुत लाइट सा मेकअप करना, सिर्फ जितने की जरूरत हो उतना ही, और ज्वेलरी भी मुझे बहुत लाइट से पहनाना। यू नो, मुझे हैवी मेकअप और हैवी ज्वेलरी बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके मैम। मेकअप आर्टिस्ट उसे उसी के मुताबिक तैयार कर देती है, जिसके बाद उसकी मम्मी जब उसे देखने आती है तो बोलती है, बेटा ये क्या, तूने ये सारे गहने क्यों नहीं पहने? माँ, मैं आपको ऐसे अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है। मेरे दामाद जी भी तुझे निहारते रह जाएंगे। क्या माँ? हाँ बीना। इतना बोलकर सुनैना अपनी बेटी को मंडप पर ले जाती है, जहाँ लवदीप उसे निहारता ही रह जाता है और उसके पास में खड़ा हुआ दोस्त उसका मुंह बंद कर देता है। और कुछ ही देर के बाद पंडित जी उनकी शादी के मंत्र पढ़ते हैं और शादी विधि विधान से संपन्न हो जाती है। शादी के बाद लोग डायना को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उसकी सादगी सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और लोग उसकी बहुत तारीफें करते हैं,
जिससे लवदीप की माँ बबीता बहुत ही खुश हो जाती है। धीरे धीरे डायना अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन वो तीनों किसी रिश्तेदार के घर फंक्शन में जाकर बैठे होते हैं। वहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी एक सांवली सी लड़की मीना, जिसके हाथ में ड्रिंक्स की ट्रे होती है, वो जा रही होती है। तो दूसरी तरफ एक गोरी सी लड़की कॉल पर बातें करते हुए आगे बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से उन दोनों की टक्कर हो जाती है और वो ड्रिंक्स की ट्रे उस लड़की के ऊपर गिर जाती है, जिससे उस गोरी लड़की की ड्रेस पूरी तरह से खराब होती है और वो उस सांवली लड़की को सुनाना शुरू कर देती है। हे यू, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। सॉरी मैडम जी, वो आप ही आ गई आगे गलती से। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? तुम मुझे सिखाओगे कि गलती किसकी है और किसकी नहीं? तुम गरीब सांवली सी शक्ल वाली लड़कियों की यही दिक्कत होती है। नहीं, तुम गलत बोल रही हो। मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारा खुद का ध्यान तो था नहीं, अपना तो तुम फोन चलाने में लगी हुई थी और कसूर इस बेचारी का निकाल रही हो। अरे उसने जो बोला ना सच बोला, और सच हमेशा कड़वा होता है। Who the hell are you? तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ऐसा है पापा की परी के मुंह पर 4 किलो लगाने से ना ये छिपकली जैसी शक्ल लेके ना अपने मेकअप के पंखों से तुम उड़ नहीं पाओगी। पार्टी में मौजूद सभी लोग उस हैवी मेकअप वाली लड़की पर हंसने लगते हैं और ये देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे पैसों का मेकअप लगाया है क्या जो तुम उड़ रही हो? तुमसे तो कम ही लगाया है। लिसन, मैं मेकअप का एम भी नहीं लगाती। ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है जिसकी तुम्हें पहचान नहीं है। और रही बात मीना के सांवलेपन की, तो उसकी स्किन ढक देने से वो सुंदर तो लगने लगेगी एक बार को मेकअप करके, लेकिन जब मेकअप हटेगा तो सबके सामने तो उसकी असलियत आ ही जाएगी ना। इसीलिए कहती हूँ कि आप जैसे हो खुद को वैसे स्वीकार करना सीखो। अरे अपने आप से प्यार करो, समझे? शी इज सिंपल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि खूबसूरती हमेशा सादगी में ही होती है। पार्टी में मौजूद सभी लोग डायना की बातों को सुनकर उसकी तारीफें करते हैं और एक बार फिर से बबीता भी अपनी बहू की तारीफें करती है और सब अच्छे से पार्टी एंजॉय करके अपने अपने घर लौट जाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। पीहू अपनी चचेरी बहन मानवी के ससुराल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई हुई थी। उसके ससुराल में मानवी का पति विराट बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। पीहू जब से वहाँ आई थी वो अपने जीजू पर पूरी तरह से लट्टू थी। ऐसे ही एक सुबह मानवी पीहू से कहती है, पीहू जरा इधर आ। हाँ दीदी बोलो ना, क्या हुआ? मेरे हाथ में आटा लगा है तो तू अपने जीजू को चाय दे दे। जब तक उन्हें चाय नहीं मिलेगी ना तब तक वो उठने से रहे। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर देती हूँ। पीहू चाय छन्नी से चाय छानती है और अपने जीजू को देने के लिए चली जाती है। साथ ही उनके कमरे में पहुंचकर चाय को बेड के साइड टेबल पर रख देती है और बड़े ही प्यार से अपने जीजू के सर पर हाथ फेरते हुए वो मन ही मन कहती है, हाय सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। दिल तो कर रहा है कि ऐसे ही निहारती रहूं आपको। तभी विराट नींद में करवट लेता है और पीहू का हाथ पकड़ लेता है। साथ ही आंखें बंद करके कहता है, तुम्हारे हाथ को जब भी पकड़ता हूँ ना ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म तक साथ रहेंगे हम दोनों। पीहू तुम यार मुझे माफ करना, मुझे लगा मानवी है। ओ कम ऑन जीजू, इट्स ओके। हाँ इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे सच में नहीं पता था कि तुम हो। ओफो जीजू, वो सुना नहीं है क्या आपने? साली आधी घरवाली होती है। मुझसे दूर रहो तुम, मुझे तुम ठीक लड़की नहीं लगती हो। अच्छा जी ठीक है, गुस्सा मत करो। अब दीदी ने चाय भेजी है तो इसको पी लेना। ठीक है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पीहू को विराट ही बाइक से कॉलेज ले जाया करता और फिर वहाँ से घर भी लेने के लिए आया करता। ऐसे ही एक शाम अचानक से बारिश होने लगती है और पीहू विराट दोनों भीग जाते हैं। खुद को बारिश से बचाने के लिए दोनों एक बस स्टॉप पर रुकते हैं। तभी पीहू विराट से कहती है, अरे जीजू मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ओपन माइंडेड हूँ। प्लीज आप मुझे गलत मत समझो। अच्छा ठीक है, अब तुम ज्यादा मत सोचो। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से वहीं खड़े होकर बातें करते रहते हैं। ऐसे ही हर रोज की तरह पीहू को विराट लेने आता है। पीहू अपनी दोस्त मीनू के साथ कॉलेज से बाहर आती है और दोनों एक दूसरे से कुछ देर तक बातें करती रहती हैं। तभी पीहू
विराट से बोलती है। जीजू आज क्लब चले? वो मेरी दोस्त मीनू का बर्थडे है और उसका बहुत मन है कि आप भी हमारे साथ चलो। नहीं, घर चलो अभी, तुम्हारी दीदी गुस्सा होगी बहुत। प्लीज जीजू चलो ना। हाँ जीजू चलो ना प्लीज। विराट उनके कहने पर चला जाता है। सभी लोग वहाँ डांस करते हैं और थोड़ी बहुत ड्रिंक भी करते हैं। विराट बहुत ही ज्यादा नशे में हो जाता है। ऐसे में पीहू उसके करीब आने की कोशिश करती है। कुछ ही देर के बाद दोनों घर आ जाते हैं। विराट को पीहू का बर्ताव अपने प्रति कुछ ठीक नहीं लगता, जिसके चलते वो उससे बातें करनी कम कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब मानवी मार्केट में सब्जियां लेने के लिए गई होती है और विराट अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तो मौके का फायदा उठाकर पीहू विराट के कमरे में आती है और उससे कहती है, हाय मेरे प्यारे जीजू। बोलो, कुछ काम ही होगा। अरे आपसे तो जिंदगी भर का काम है मुझे। मतलब ये कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पागल हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ और मानवी से प्यार करता हूँ और बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगा। हाँ जाओ, मगर रुको तो, ये देखते जाओ। पीहू विराट को फोन में उन दोनों के कुछ पर्सनल पिक्चर्स दिखाती है। पिक्चर्स और वीडियोस को देखकर विराट के होश उड़ जाते हैं और वो पीहू से कहता है, ये सब क्या है? और ये वीडियोस और पिक्स ये कब की हैं? आपको तो याद नहीं होगा, तो फिर मैं ही बता देती हूँ सब कुछ। क्लब में विराट बहुत ज्यादा ही नशे में था, जिसकी वजह से वो अपने होश खो बैठा था। तभी मौके का फायदा उठाकर पीहू उसको कमरे में ले जाती है और उसके साथ कुछ पर्सनल पिक्चर्स और वीडियो बना लेती है। और पीहू विराट से कहती है, अब तो याद आ गया होगा जीजू कि कैसे और क्या किया मैंने। अरे तुम चाहती क्या हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको मुझसे शादी करनी होगी, वरना सबको मैं ये बोल दूंगी कि आपने मेरे साथ नाजायज रिश्ता रखा। क्यों मेरा घर तोड़ने में लगी हो? और हाँ, मैं शादी नहीं करने वाला, जो मन में आए कर लेना, समझी? विराट उससे शादी करने के लिए मना कर देता है और ये सुनकर पीहू गुस्से से लाल पीली हो जाती है। ऐसे ही आए दिन पीहू विराट को शादी के लिए फोर्स करने लगती है। एक दिन विराट बड़ा ही उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी वहाँ उसके पास मानवी आती है और अपने पति से कहती है, क्या हुआ है आपको? देख रही हूँ कुछ दिनों से आप काफी परेशान हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर है, आप बता नहीं रहे हैं। अरे बोल दिया ना एक बार, कोई बात नहीं है, अब जाओ तुम यहाँ से। नहीं, कोई बात तो जरूर है, तभी आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं, वरना आज तक आपने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। हाँ है कोई बात, पर मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। मानवी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और इसी तरह मानवी और विराट की शादी की सालगिरह का दिन आता है। विराट सारी तैयारियों को बहुत ही अच्छे से कर देता है। हर तरफ मेहमानों की भीड़ लगी होती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ मानवी और विराट भी आते हैं। साथ ही केक कटिंग करके एक दूसरे को केक खिलाते हैं कि तभी अचानक वहाँ लाइट चली जाती है और एक प्रोजेक्टर ऑन होता है, जहाँ विराट पीहू के पिक्चर्स अपने आप चेंज होती रहती हैं और सारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद लाइट्स ऑन होती है और तभी पीहू रोते हुए मानवी के पास जाकर उससे कहती है, दीदी मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, मगर जीजू ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये सब किया तो वो मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। तुम कुछ कहना चाहोगे विराट? मैं कुछ कहने सुनने लायक नहीं हूँ। आप सबको जो मंजूर है वही करो मेरे साथ। सजा तो मिलेगी, मगर विराट को नहीं, तुम्हें पीहू। अरे डायन भी 100 घर छोड़कर वार करती है और तुम तो अपनी बहन का घर उजाड़ रही हो। इतना बोलने के बाद अचानक फिर से लाइट ऑफ हो जाती है और फिर प्रोजेक्टर ऑन होता है, जिसमें एक वीडियो दिखाई देता है जहां विराट पीहू से कहता है, प्लीज ये सब मत करो, मेरा घर टूटने से बचा लो। जो गलती मैंने की ही नहीं, तुम उसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो? बेबी, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए मुझे इन वीडियो और इन पिक्चर्स का सहारा लेना पड़ा। सभी लोगों को पीहू की सच्चाई पता लग जाती है। तभी मानवी पीहू को जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है, आज के बाद मेरे घर या पति से कोई मतलब नहीं रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वो तो अच्छा था कि मुझे विराट पर शक हुआ कि ये इतना उदास क्यों रहने लगे थे, इसलिए
मैंने इन पर नजर रखी और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई। पीहू शर्मिंदा होकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इस तरह मानवी की सूझबूझ से उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब होने से बच जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नई कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसने अपने पति को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।